गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो सभी? तो फिर से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान नर्सिंग क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। अगर आपको फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बनना है, अगर आपको व्हाइट वर्दी चाहिए, तो लगातार मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, क्योंकि समय कब बदल जाए पता नहीं चलता। तो डियर स्टूडेंट, एक प्यारी सी शायरी आपके लिए कि बदल जाएगी किस्मत तेरी, कि बदल जाएगी किस्मत तेरी जब तू वर्दी पहन कर आएगा, कि बदल जाएगी किस्मत तेरी जब तू वर्दी पहनकर आएगा। जीवन का असली मजा तो तब है जब देख तुझे माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा पाएगा। तो डियर स्टूडेंट, कर दीजिए माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा और खरे उतरिए उनके सपनों पर और भरते हैं आज से ही सफलता की उड़ान। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम जो पढ़ेंगे वो एनीमा के बारे में पढ़ेंगे कि एनीमा क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, एनिमा की बात करें तो आपको क्या करना है, पहले लिसन करना है। मैं जो कुछ कह रहा हूं आपको सुनना है, तो उसके बाद मैं आपको प्रॉपर तरीके से नोट बनाऊंगा, क्योंकि आपको गुड लर्नर बनने से पहले आपको गुड लिसनर बनना होगा। तो चलिए मैं बात करते कि एनिमा क्या होता है। एनिमा की बात करें तो ये एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम एक सॉल्यूशन को रेक्टम के द्वारा कोलोन के अंदर इंसर्ट करते हैं। यानी कि दूसरी लैंग्वेज में कहें तो एक ये क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम एक घोल को मलाशय के द्वारा एक घोल को मलाशय के द्वारा कोलोन में डालते हैं। क्या कहलाता है? एनीमा कहलाते हैं। कह सकते कि इन विच इट इज अ प्रोसेस इन विच सॉल्यूशन इंसर्ट इनटू अ कोलोन थ्रू द रेक्टम। क्या कहलाता है? एनीमा कहलाता है। जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकती हैं, फिगर के अंदर आपको दिख रहा होगा एक सॉल्यूशन हैंग हैंग किया हुआ है और ये सॉल्यूशन रेक्टम के द्वारा कोलोन में क्या किया जाए, इंसर्ट किया जा रहा है। क्या कहलाता है? ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? एनीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? एनीमा। आपको फिर से बताऊं, ये एक सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को रेक्टम के द्वारा, किसके द्वारा? रेक्टम के द्वारा कोलोन के अंदर इंसर्ट कराना क्या कहलाता है? एनीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? एनीमा। अब जान लेते हैं कि एनीमा का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, क्यों हम एनीमा को देते हैं, क्यों हम एनीमा को देते हैं, यानी कि पर्पस क्या है इसका। तो एनीमा के पर्पस की बात करें तो इसके दो पर्पस होते हैं, एक तो थेराप्यूटिक पर्पस, एक डायग्नोसिस पर्पस। अब आप कहोगे सर बताइए कि थेराप्यूटिक पर्पस क्या होता है, यानी कि किसी कंडीशन का ट्रीटमेंट करने के लिए दे रहे हैं हम, वो थेराप्यूटिक पर्पस। एंड डायग्नोसिस पर्पस की बात करें तो किसी भी कंडीशन की डायग्नोसिस करने के लिए हम एनीमा दे रहे हैं, वो हो गया डायग्नोसिस पर्पस। अब बात कर लेते हैं कि सर इसके इंडिकेशन क्या होते हैं, क्या क्या इंडिकेशन होते हैं एनीमा के। अब आप कहोगे इंडिकेशन क्या होता है। जैसे कि हम गाड़ियों के अंदर देखते हैं कि तो इंडिकेटर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? इंडिकेटर। अब इंडिकेटर हमें इंडिकेट करते हैं कि हम किस डायरेक्शन में मुड़ने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार इंडिकेशन, यानी कि एनीमा के इंडिकेशन की बात करें तो हमें कब कब एनीमा दे सकती है। इंडिकेशन क्या मतलब है कि हम कब कब एनीमा दे सकते हैं। तो एनीमा हम बिफोर सर्जरी एंड कॉन्स्टिपेशन। अब आप कहोगे सर कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? स्टूल का पास न होना क्या कहलाता है? कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉन्स्टिपेशन। अब बात कहोगे सर, आप कहोगे कि सर एक दिन स्टूल पास ना हो उसे कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे? नहीं, उसे कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कॉन्स्टिपेशन की क्या शर्त होती है, यानी कि 7 दिन में अगर आप 3 से कम बार स्टूल पास कर रहे हो उस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन को? कब्ज बोलते हैं। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि एनीमा एनीमा को क्या बोलते हैं? क्लाइसिस भी बोलते हैं। बात करें ये क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम रेक्टम के द्वारा एक सॉल्यूशन को कोलोन के अंदर क्या कर रहे हैं? इंसर्ट कर रहे हैं। क्या कहलाता है? एनीमा कहलाता है। एंड बात करते हैं इसके पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों हम एनीमा देते हैं। एक तो थेराप्यूटिक पर्पस होता है। थेराप्यूटिक पर्पस बोले तो किसी भी कंडीशन का क्या ट्रीटमेंट करने के लिए हम दे रहे हैं एनीमा, हो गया थेराप्यूटिक पर्पस। डायग्नोस्टिक पर्पस करें तो किसी भी कंडीशन की डायग्नोसिस करने के लिए हम जो एनीमा दे रहे हैं वो हो गया डायग्नोस्टिक पर्पस। इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन यानी कि हाँ हम कब कब एनीमा देते हैं? बिफोर सर्जरी देते हैं एंड कॉन्स्टिपेशन देते हैं। अब बात करें कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, स्टूल का पास न होना क्या कहलाता है? कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। यानी कि 7 दिन में कब 3 से भी कम बार स्टूल पास हो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। चलिए स्टूडेंट अब जान लेते हैं एनीमा के टाइप्स के बारे में। एनीमा के टाइप्स कितने होते हैं? एनीमा के टाइप्स की बात करें तो एनीमा के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
इवैक्वेंट एनीमा एंड रिटेन्ड एनीमा। अब आप ये कहोगे कि सर इनका नाम इवैक्वेंट और रिटेन्ड ही क्यों दिया गया? इनका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इवैक्वेंट की बात करें तो इवैक्वेंट का मीन्स होता है रिटर्न, यानी कि जब भी हम एनिमा को क्या कराते हैं, एक सॉल्यूशन को इंसर्ट कराते हैं, तो उसका मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है, रिटर्न हो जाता है। क्या होता है, रिटर्न, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट एक्सपेल्ड आउट हो जाता है अपने फंक्शन करने के बाद, इसलिए हमें उससे क्या नाम दिया गया, इवैक्वेंट एनिमा दिया गया। एंड रिटेन का मीन्स होता है कि मैक्सिमम अमाउंट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब, यानी कि रिटेन वहीं पर रह जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर ही रह जाएगा, तो इसे हमने नाम क्या दिएगा, रिटेन्ड एनीमा दिया गया। अब बात कर लेते हैं इवैक्वेंट के भी टाइप्स होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सिंपल एनीमा, आइस एनीमा एंड मेडिकेटेड एनीमा। अब मेडिकेटेड एनीमा की बात करें तो इसके भी 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो फर्स्ट होता है एस्ट्रिंजेंट एनीमा, फिर आता है परगेटिव एनीमा, फिर इसके बाद आता है कार्मिनेटिव एनीमा, फिर आता है एंटी हेलमिंथिक एनीमा, फिर आता है ऑयल एनीमा। आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि सारे जो आज ये टाइप्स बता रहा हूं मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से याद करा दूंगा। किससे याद करा दूंगा, शॉर्ट ट्रिक से। आपको तो बस सुनना है, जब मैं लिखाऊंगा तो इनकी ट्रिक बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको याद करने हैं। अब बात करते हैं रिटेन्ड एनीमा। रिटेन्ड एनीमा की बात करें तो रिटेन्ड एनीमा के भी 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला आता है सेडेटिव एनीमा, फिर आता है एनेस्थेटिक एनीमा, फिर इसके बाद आता है स्टिमुलेंट एनीमा, फिर आता है न्यूट्रिएंट एनीमा, फिर आता है इमोलिएंट एनीमा। एंड इसके अंदर एक एनीमा और जोड़ देते हैं, वो होता है BSF4, यानी कि बैरियम बैरियम सल्फेट। कौन सा, बैरियम सल्फेट, जिसे हम डायग्नोसिस के पर्पस से यूज करते हैं। चलिए आप नोट डाउन कर लीजिए इसके टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन को। देखिए एनीमा के क्लासिफिकेशन की बात करें, ये 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, इवैक्वेंट एनीमा एंड रिटेन्ड एनीमा। अब बात कर लेते हैं इवैक्वेंट एनीमा। इवैक्वेंट एनीमा की बात करें, इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, सिंपल एनीमा, आइस एनीमा एंड मेडिकेटेड एनीमा। एंड मेडिकेटेड एनीमा की बात करें, ये भी 5 टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है। कौन कौन से, एस्ट्रिंजेंट एनीमा, परगेटिव एनीमा, कार्बोनेटिव एनीमा, एंटीथेलमेंटिक एनीमा एंड ऑयल एनीमा। इनको याद करने की जो ट्रिक है वो है आपका ऑयल। किसका ऑयल है, सिर्फ आपका ऑयल है। ए से बोले तो एस्ट्रिंजेंट एनीमा, पी से बोले तो परगेटिव एनीमा, सी से बोले तो कार्बोनेटिव एनीमा, ए से बोले तो एंटी हेलमिंथिक एनीमा, ऑयल ऑयल से बोले तो ऑयल एनीमा। यानी ये क्या है, इनको ट्रिक है याद करने की। किसका ऑयल, आपका ऑयल। अब बात करते हैं रिटेन्ड एनीमा। किसकी, रिटेन्ड एनीमा। रिटेन्ड एनीमा की बात करें, ये 5 टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है। कौन कौन सा, सेडेटिव एनीमा, एनेस्थेटिक एनीमा, स्टिमुलेंट एनीमा, न्यूट्रिएंट एनीमा एंड इमोलिएंट एनीमा। इसको ट्रिक है जो याद करने की, वो है सांस ने। आपका ऑयल किसने लगा लिया, सांस ने। किसने लगा लिया, सांस ने। आपका ऑयल, इसकी ट्रिक है, और आपका ऑयल किसने लगा लिया, सांस ने। एस से बोले तो सेडेटिव एनीमा, ए बोले तो एनेस्थेटिक एनीमा, प्रेस बोले तो स्टिमुलेंट एनीमा, एन बोले तो न्यूट्रिएंट एनीमा, ई बोले तो इमोलिएंट एनीमा। एंड बात करें इसमें एक और ऐड कर देते हैं, वो क्या ऐड कर देते हैं, BSA4, यानी कि बैरियम सल्फेट। क्या, बैरियम सल्फेट। इसको थोड़ा अलग से कर लेते हैं, ये और इसके अंदर ही जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब ना एक एक तक एक एक करके सबको स्टडी करेंगे, सब टाइप्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। नोट्स बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। पहले बात करेंगे हम सिंपल एनीमा। सिंपल एनीमा की बात करें तो इसका यूज कहाँ करते हैं, सिंपल एनीमा का यूज करते हैं हम कहाँ करते हैं, सर्जरी से पहले बाउल को क्लीन करने के लिए इसका यूज करते हैं। एक करते हैं हम कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए सिंपल एनीमा के बारे में लिख लेते हैं।
यानी सिंपल एनीमा की बात करें तो सिंपल एनीमा यूज कहाँ करते हैं, यानी कि सर्जरी से पहले बाउल को क्लीन करने के लिए एंड कॉन्स्टिपेशन को क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आइस एनीमा। आइस एनीमा की बात करें तो आइस एनीमा को कोल्ड एनीमा भी बोलते हैं। इसका यूज करते हैं किसके लिए करते हैं, टू ट्रीट पायरेक्सिया। क्या पायरेक्सिया, बात करूं पायरेक्सिया क्या होता है, जब बॉडी का टेम्परेचर 99.6 फ़ारेनहाइट से इंक्रीज हो जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं पायरेक्सिया। क्या बोलते हैं, पायरेक्सिया। तो इसका कहाँ यूज करते हैं, टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। कहाँ यूज करते हैं, टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। अब बात कर लेते हैं कोल्ड एनीमा, किसकी, कोल्ड एनीमा की। बात करते हैं कोल्ड एनीमा की। कोल्ड एनीमा की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, आइस एनीमा भी बोलते हैं। इसका यूज की बात करें तो इसे हाइपर पायरेक्सिया को ट्रीट, किसको पायरेक्सिया को ट्रीट करने के लिए, इसको पायरेक्सिया को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। पायरेक्सिया मैंने आपको बताया कि बॉडी का टेम्परेचर 99.6 फ़ारेनहाइट से इंक्रीज होता है उस कंडीशन को बोलते हैं पायरेक्सिया। यानी कि किसके लिए करते हैं, टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इस एनिमा की बात करें, इस एनिमा कोल्ड एनिमा की बात करें तो इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 80 से 90 डिग्री, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होना चाहिए, 80 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड बात कर लेते हैं इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए देने का। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 15 से 20 मिनट, कितना होना चाहिए, 15 से 20 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, एस्ट्रिंजेंट एनीमा। एस्ट्रिंजेंट एनीमा की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी एनीमा बोलते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, टू ट्रीट लोअर बाउल इन्फ्लामेशन। इसको ट्रीट करने के लिए, लोअर बाउल इन्फ्लामेशन को क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए पढ़ते हैं एस्ट्रिंजेंट एनीमा। किसको पढ़ेंगे, एस्ट्रिंजेंट एनीमा को।
एस्ट्रिंजेंट एनीमा की बात करें तो एस्ट्रिंजेंट एनीमा को क्या बोलते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी एनीमा बोलते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, किसको ट्रीट करने के लिए, लोअर बाउल के अंदर जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए एस्ट्रिंजेंट एनीमा का यूज करते हैं। ए से क्या होता है, ए से एस्ट्रिंजेंट, तो ए से क्या हुआ, एंटी इंफ्लामेटरी, ए से एस्ट्रिंजेंट, ए से एंटी इंफ्लामेटरी। इसको ट्रिक है याद करने की, ए से एस्ट्रिंजेंट, ए से एंटी इंफ्लामेटरी, यानी कि किसको, ये कैसा एक एंटी इंफ्लामेटरी एनीमा है जो कि ट्रीट करने के लिए किसको, लोअर बाउल इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम परगेटिव एनीमा। किसको पढ़ेंगे, परगेटिव एनीमा। परगेटिव एनीमा की बात करें तो परगेटिव एनीमा को क्या बोलते हैं, अल्सो नोन एज ग्लिसरीन एनीमा या 1-2-3 एनीमा भी बोलते हैं। अब बताते हैं इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं टू इंड्यूस अ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, परगेटिव एनीमा। परगेटिव एनीमा की बात करें तो किसके लिए यूज करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंड्यूस यानी कि इंक्रीज करने के लिए। अब आप ये कहोगे कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होते हैं। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हमारे जीआईटी के अंदर होते हैं, जीआईटी अंदर ये क्या फंक्शन करते हैं, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे फूड को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, यानी कि मूवमेंट कराने का काम करते हैं। जैसे हमने कोई फूड लिया, कोई भोजन खाया, तो भोजन माउथ से कहाँ गया, ईसोफेगस के अंदर गया, ईसोफेगस से किसके अंदर, स्टोमक के अंदर गया, स्टोमक से किसमें गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया, स्मॉल से कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन के गया, फिर क्या हो जाता है, वो पास आउट हो जाता है, किसके, स्टूल के थ्रू क्या होता है, रेक्टम के थ्रू क्या होता है, पास आउट हो जाता है। जैसा कि हमने देखा इसका मूवमेंट कौन करा रहा था, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही थे जो हम क्या करा रहे थे, फूड का मूवमेंट करा रहे थे। ईसोफेगस से स्टोमक में ला रहे थे, स्टोमक से लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में ला रहे थे। कौन करा रहा था, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही करा रहे थे। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है, तो इस डिक्रीज हो गई, इसका मतलब है कि फूड का मूवमेंट नहीं होगा, ईसोफेगस से स्टोमक में नहीं जाएगा, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। ये एनीमा क्या करता है, ये जो परगेटिव एनीमा है, परगेटिव एनीमा क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है, जिससे हमें क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है कॉन्स्टिपेशन के अंदर। चलिए जान लेते हैं परगेटिव एनीमा को। बात कर लेते हैं परगेटिव एनीमा। परगेटिव एनीमा की बात करें, इसे ग्लिसरीन एनीमा और 1-2-3 एनीमा भी बोलते हैं। अब आप कहोगे सर इसे 1-2-3 एनीमा क्यों बोलते हैं, 1-2-3 एनीमा इसलिए बोलते हैं, इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर क्या कंटेंट होता है, देखिए सॉल्यूशन के अंदर होता है MgSO4। MgSO4 कितना होता है, 30 ml, कितना होता है, 30 ml, प्लस इसमें क्या होता है, ग्लिसरीन, क्या होती है, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का अमाउंट कितना होता है, 60 ml, क्या होता है, 60 ml। एंड इसके अंदर वाटर की बात करें तो वाटर कितना होता है, 90 ml, वाटर कितना होता है, 90 ml। अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो 1-2-3, इनका रेशियो सबका क्या आएगा, 1:2:3, क्या आएगा, 1:2, यानी कि 1 के अमाउंट किसका हुआ, MgSO4 का, 2 अमाउंट ग्लिसरीन का, एंड 3 रेशियो किसका अमाउंट होगा, वाटर का। इसलिए हम क्या बोलते हैं, 1-2-3 एनीमा बोलते हैं।
परगेटिव एनिमा। बात कर रहे हैं ये क्या करता है, इंड्यूस करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को। इंड्यूस मतलब कि इंक्रीज करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को। एंड मोस्ट कॉमन यूज होता है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में, किसमें, क्लिनिकल प्रैक्टिस में मोस्ट कॉमन यूज होने वाला एनिमा कौन सा है, परगेटिव एनिमा। ठीक है, चलिए इसके बाद पढ़ते हैं हम कार्मिनेटिव एनिमा। क्या पढ़ेंगे, कार्मिनेटिव। हमने पढ़ा कि पी 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 मींस क्या होता है, परगेटिव एनिमा। तो पी से ही क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या ट्रिक है याद करने की, इंड्यूस करता है परगेटिव एनिमा किसको, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को। पी से परगेटिव एनिमा और पी से क्या हो गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम कार्मिनेटिव एनिमा। क्या पढ़ने वाले हैं, कार्मिनेटिव एनिमा। कार्मिनेटिव एनिमा, कार्मिनेटिव की बात करें, इसका अदर नेम जो होता है वो स्पास्मोडिक एनिमा। क्या होता है, स्पास्मोडिक एनिमा भी बोलते हैं कार्मिनेटिव एनिमा को। एंड बात करते हैं इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं टू पास अ फ्लैटस। किसके लिए, फ्लैटस को क्या करने के लिए, पास करने के लिए। फ्लैटस क्या बोलते हैं, जो हमारी जहरीली गैस, जो मॉर्निंग टाइम में हम जो निकाल, जो जहरीली जो गैस होती है, जो हम कर दे निकाल देते हैं, लेकिन क्या रहते हैं, हम चुप रहते हैं, किसी को बताते नहीं, उसी को क्या बोलते हैं, फ्लैटस। फ्लैटस बोलते हैं। जो हमारी जहरीली गैस होती है उसे क्या बोलते हैं, फ्लैटस बोलते हैं। एंड बात कर लेते हैं ये किसके लिए और किसके लिए यूज करते हैं, टू ट्रीट एब्डोमिनल डिस्टेंशन। किसको लिए करते हैं, गैसियस डिस्टेंशन बोल सकते हैं या एब्डोमिनल डिस्टेंशन बोल सकते हैं। किसको ट्रीट करने के लिए, एब्डोमिनल डिस्टेंशन को ट्रीट करने के लिए। चलिए लिख लेते हैं। यानी बात करें कार्मिनेटिव एनिमा की बात करें, इसे स्पास्मोडिक एनिमा भी बोलते हैं। एंड किसके लिए यूज करते हैं, टू पास अ फ्लैटस एंड टू ट्रीट एब्डोमिनल डिस्टेंस। यानी कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन को ट्रीट करने के लिए कार्मिनेटिव एनिमा का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम एंटी हेलमिंथिक एनिमा। एंटी हेलमिंथ एनिमा को क्या बोलते हैं, एंटी पैरासाइटिक एनिमा भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एंटी हेलमिंथ एनिमा को। कहां पर इसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं पैरासाइट ऑफ वर्म को किल करने के लिए। किसका यूज करते हैं, एंटी हेलमिंथिक एनिमा। एंटी हेलमिंथिक एनिमा, एंटी हेलमिंथिक एनिमा की बात करें तो इसका अदर नेम क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज पैरासाइटिक एनिमा। क्या होता है, एंटी पैरासाइटिक एनिमा, पैरासाइटिक एनिमा। एंड बात करते हैं ये किसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं टू किल अ वर्म एंड पैरासाइट। यानी कि जो वर्म होते हैं और पैरासाइट को किल करने के लिए इसका क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। चलिए नोट डाउन करते हैं। और एंटी हेलमिंथिक एनिमा इसे क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक एनिमा भी बोलते हैं। इसका यूज क्या करते हैं, टू किल वर्म एंड पैरासाइट। यानी कि वर्म और पैरासाइट को किल करने के लिए इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद आता है
ऑयल एनीमा, ऑयल एनीमा की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, लग्जेटिव एनीमा भी बोलते हैं। एंड ऑयल एनीमा को चलिए, ऑयल एनीमा को क्या बोलते हैं, लग्जेटिव एनीमा भी बोलते हैं। एंड इसको यूज कहाँ करते हैं, मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन के अंदर यूज करते हैं। किसके अंदर करते हैं, मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन के यूज, चिल्ड्रन के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं किसको, ऑयल एनीमा को। एंड ऑयल एनीमा की बात करें, ऑयल एनीमा किसमें यूज करते हैं, टू सॉफ्ट स्टूल, स्टूल को क्या करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। बात करते हैं ऑल एनिमा, ऑल एनिमा को क्या बोलते हैं, लग्जेटिव एनिमा भी बोलते हैं। एंड मोस्ट कॉमन यूज किसके अंदर करते हैं, चिल्ड्रंस के अंदर यूज करते हैं। एंड बात करते हैं और इसका यूज कहाँ करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, स्टूल को क्या करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, किसका, ऑयल एनिमा। अब पढ़ेंगे हम रिटेन एनिमा के टाइप्स के बारे में, रिटेन एनिमा के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। रिटेन एनिमा की बात करें तो रिटेन एनिमा जो पहला टाइप आता है वो है सेडेटिव एनिमा। सेडेटिव एनिमा की बात करें तो सेडेटिव एनिमा का यूज कहाँ करते हैं, ये सेडेटिव एनिमा का यूज करते हैं इंड्यूस, स्लीप को क्या करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए, किसके द्वारा, सेडेटिव ड्रग्स के द्वारा, किसके द्वारा, सेडेटिव ड्रग्स के द्वारा स्लीप को क्या करना है, इंड्यूस करना है, यानी कि स्लीप पर्सन को स्लीप में लाने के लिए कौन सा यूज एनिमा यूज करते हैं, सेडेटिव एनिमा। फिर इसके बाद आता है एनेस्थेटिक एनिमा, यानी कि एनेस्थेसिया प्रोवाइड कराने के लिए कौन सा एनिमा यूज करती है, एनेस्थेटिक एनिमा यूज करती है। पहले बात करेंगे सेडेटिव एनिमा। इसका यूज कहां करते हैं, हमने पढ़ा सेडेटिव एनिमा, सेडेटिव एनिमा का यूज कहाँ करते हैं, स्लीप को क्या करने के, इंड्यूस करने के लिए बाय द सेडेटिव ड्रग्स, यानी कि पर्सन को स्लीप में लाने के लिए किसके द्वारा, सेडेटिव ड्रग्स के द्वारा क्या करते हैं, पर्सन को क्या करते हैं, स्लीप में लाते हैं, किसके द्वारा, सेडेटिव एनिमा। अब बात करते हैं एनेस्थेटिक एनिमा। एनेस्थेटिक एनिमा की बात करें तो क्या कराने के लिए, कहाँ यूज करते हैं इसका, प्रोवाइड एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया को प्रोवाइड कराने के लिए क्या इसका यूज करते हैं, एनेस्थेटिक एनिमा का यूज करते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम एंड स्टिमुलेंट एनिमा एंड न्यूट्रिएंट एनिमा एंड एमोलिएंट एनिमा। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, स्टिमुलेंट एनिमा। स्टिमुलेंट एनिमा इसका कहाँ यूज करते हैं,
इसका यूज करते हैं जो लोग क्या करते हैं, ओपियम, ओपियम बोले तो गांजा, गांजे की पॉइजनिंग हो जाती है, यानी कि गांजे का ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, उस इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सा एनिमा देते हैं, स्टिमुलेंट एनिमा देते हैं। कौन सा देते हैं, स्टिमुलेंट एनिमा। यानी कि किसके लिए करते हैं स्टिमुलेंट एनिमा, स्टिमुलेशन देने के लिए, किसका, इन केस ऑफ ओपियम पॉइजनिंग। ओपियम बोले तो गांजा, गांजा जो ज्यादा ले लेते हैं उनका जो इफेक्ट देखने को मिलता है, उस इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सा एनिमा देते हैं, स्टिमुलेंट एनिमा देते हैं। इसके बाद करेंगे न्यूट्रिएंट एनिमा। किसके बारे में, न्यूट्रिएंट एनिमा। न्यूट्रिएंट एनिमा कहाँ यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट एनिमा का यूज करते हैं टू प्रोवाइड अ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट एनिमा का यूज क्या करते हैं, बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कौन सा एनिमा का यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट एनिमा का। इसके बाद आता है इमोलिएंट एनिमा। कौन सा, इमोलिएंट एनिमा। इमोलिएंट एनिमा की बात करें तो इमोलिएंट एनिमा का जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, यूज फॉर स्मूथ स्मॉल इंटेस्टाइन मेम्ब्रेन, स्मूथ इंटेस्टाइन, स्मूथ मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन। बात करें इमोलिएंट एनिमा का यूज कहाँ करते हैं, जो इंटेस्टाइन होती है और इंटेस्टाइन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको स्मूथ करने के लिए कौन सा एनिमा देते हैं, हम इमोलिएंट एनिमा देते हैं। ये हमारे सारे किसके एनिमा के क्या होते हैं, टाइप्स खत्म होते हैं। किसमें आता है, BS4। कौन सा आता है, BS4, यानी कि बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट जो एनिमा होता है हम इसका यूज क्या करते हैं, टू मेक अ डायग्नोसिस, यानी कि डायग्नोसिस करने के लिए किस एनिमा का यूज करते हैं, BASO4 एनिमा का यूज करते हैं। कौन सा एनिमा, BA BASO4, BASO4 एनिमा। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं टू मेक अ डायग्नोसिस, डायग्नोस डायग्नोसिस करने के लिए इसका करते हैं, यूज करते हैं बेरियम सल्फेट का। अब पढ़ लेते हैं हम, अब पढ़ेंगे हम डिफरेंस के बारे में, दोनों के इवैक्यूएंट और रिटेन्ड एनिमा के डिफरेंस के बारे में बताएंगे। इनमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इवैक्यूएंट एनिमा एंड रिटेन्ड एनिमा। एंड डिफरेंस की बात करें तो जो इवैक्यूएंट एनिमा होता है, वो इवैक्यूएंट एनिमा क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है, एक्सपेल्ड आउट होता है। एंड रिटेन्ड एनिमा में मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। एंड बात कर लेते हैं इसके अमाउंट की बात करें तो अमाउंट जो इवैक्यूएंट एनिमा के अंदर जो अमाउंट देते हैं वो एडल्ट के अंदर जो देते हैं वो 500 से 1000 ml देते हैं। चाइल्ड जो होते हैं, चाइल्ड के अंदर की बात करें जो अमाउंट देते हैं वो 250 से ml 250 से 500 ml देते हैं। और इन्फेंट के अंदर जो अमाउंट देते हैं वो देते हैं लेस देन 250 ml। कितना देते हैं, 250 ml। एंड रिटेन्ड एनिमा की बात करें जो अमाउंट रहता है वो एडल्ट के अंदर जो रहता है वो रहता है 100 से 150 ml। एंड चाइल्ड के अंदर जो अमाउंट रहता है वो रहता है 50 से 100 ml। एंड जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट के अंदर जो अमाउंट रहता है वो रहता है लेस देन 50 ml। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं दोनों डिफरेंस के बारे में।
वैकेंट रिटेन एनिमा। हमने जाना अमाउंट के बारे में, यानी कि वैकेंट एनिमा में अमाउंट कितना दे सकते हैं। एडल्ट के अंदर देखें तो अमाउंट सॉल्यूशन का जो अमाउंट कितना दे सकते हैं, 500 से 1000 ml दे सकते हैं। चाइल्ड के अंदर बात करें तो 250 से 500 ml दे सकते हैं। एंड इन्फेंट के अंदर बात करें तो लेस देन 250 ml क्या देते हैं, अमाउंट देते हैं। एडल्ट किसे बोलते हैं, एडल्ट की बात करें जो 12 ईयर से ऊपर के होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं। चाइल्ड की बात करें 1 साल से 12 साल के क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं। इन्फेंट किसे बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं 1 महीने से लेकर के 1 साल के बेबी को क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। इसमें रिटेन्ड एनिमा के अंदर अमाउंट की बात करें सॉल्यूशन की तो एडल्ट के अंदर कितना अमाउंट होता है सॉल्यूशन का, 100 से 150 ml दे सकते हैं। चाइल्ड के अंदर कितना दे सकते हैं, 50 से 100 ml दे सकते हैं। इन्फेंट के अंदर तो लेस देन 50 ml क्या रहता है, अमाउंट रहता है। अब बात करें इसकी टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम ड्यूरेशन में किसको क्या करना होता है, इंसर्ट करना होता है। टाइम की बात कर लेते हैं, टाइम की बात करें तो इसमें कितना टाइम लगता है, 10 to 20 मिनट, 10 to 20 मिनट। इसमें टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है, टाइम ड्यूरेशन लगता है 1 से लेकर के 2 आवर, 1 से लेकर 2 आवर। अब बात कर लेते हैं इसमें जो ट्यूब का साइज होता है, ट्यूब की साइज की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, ट्यूब के साइज की, ट्यूब का साइज। चलिए ऊपर लिख लेते हैं ट्यूब का साइज, ठीक है। बात कर लेते हैं ट्यूब के साइज की। ट्यूब का साइज क्या होता है वैक्यूम एनिमा का, ट्यूब हम जो यूज करते हैं, ट्यूब का साइज की बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्यूब का साइज, ट्यूब की साइज की बात करें एडल्ट के अंदर कितना होता है, चाइल्ड बात कर लेते हैं ट्यूब साइज की। ट्यूब साइज की बात करें तो एडल्ट के अंदर ट्यूब साइज रहता है वो 22 से 30 फ्रेंच रहता है। चाइल्ड के अंदर बात करें तो 14 से 18 फ्रेंच रहता है। इन्फेंट के अंदर बात करें तो 12 फ्रेंच इसका क्या रहता है, साइज रहता है। अगर फ्रेंच को आपको डायमीटर में चेंज करना है तो आप इसमें जो आपका फ्रेंच में जो दे रखा है, फ्रेंच में दे रखा है उसमें क्या कर देंगे, 0.33 का क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो किस में चेंज हो जाएगा, डायमीटर में चेंज हो जाएगा।
ये किस में हो गया, डायमीटर के अंदर चेंज हो गया। यानी कि आपको ये जो फ्रेंच दे रखा है उसको डायमीटर में आपको चेंज करना है, तो 0.33 का क्या कर दोगे, इनटू कर दोगे, वो किसमें चेंज हो जाएगा, डायमीटर के अंदर चेंज हो जाएगा। एंड रिटेन एनिमा की बात करें तो ट्यूब साइज होता है सेम होता है इसके जैसा। इवेकुएंट एनिमा का जो ट्यूब साइज रहता है इसमें भी ट्यूब साइज क्या रहता है, सेम रहता है। अब बात कर लेते हैं इंसर्ट कितना करते हैं, इस ट्यूब को इंसर्ट कितना करते हैं। ट्यूब की इंसर्ट की बात करें, ट्यूब इंसर्ट इंसर्ट कितना करते हैं, एडल्ट के अंदर बात करें 3 से 4 इंच करते हैं, चाइल्ड के अंदर बात करें तो 1 से 1.5 इंच करते हैं, अब बात कर लेते हैं इंसर्ट, ट्यूब को इंसर्ट कितना करते हैं। एडल्ट के अंदर बात करें 3 से 4 इंच करते हैं, चाइल्ड के अंदर बात करते हैं 1 से 1.5 इंच करते हैं, इन्फेंट के अंदर बात करते हैं 1 इंच करते हैं। और आपको इंच को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 2.5 का क्या कर दोगे, इंटू कर दोगे, क्या कर दोगे, इंटू कर दोगे 2.5 का, तो किसमें चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर। अगर आपको क्या करना है इंच में दे रखा है उसको आप सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो इंच के अंदर क्या कर दो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 का कर दो इंटू कर दो, किसमें चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर के अंदर चेंज हो जाएगा। रिटेंड एनिमा की बात करें तो इंसर्ट कितना करते हैं, इसमें जो इंसर्ट करते हैं उतना इसमें करते हैं, सेम करते हैं। एडल्ट के अंदर 3 से 4 इंच करेंगे, चाइल्ड के अंदर जो इंसर्ट करेंगे वो 1 से 1.5 इंच करेंगे, इन्फेंट के अंदर बात करें तो 1 इंच क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अब बात कर लें इसकी हाइट क्या होती है, हाइट क्या होती है एंड पोजीशन क्या होती है। हाइट की बात करें यानी कि जो सॉल्यूशन को जो हैंग करते हैं वो कितनी हाइट पे करते हैं, हाइट की बात करें तो इसमें हाइट कितनी होती है, इसके अंदर हाइट जो रहती है वो 18 इंच रहती है, क्या रहती है 18 इंच। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो सेंटीमीटर कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। और इसमें हाइट की बात करें, इसमें हाइट क्या रहेगी, इसमें हाइट की बात करें तो इसमें हाइट रहेगी 8 इंच, कितनी रहेगी 8 इंच। अगर सेंटीमीटर की बात करें तो कितनी रहेगी 20 सेंटीमीटर, कितनी रहेगी 20 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं पोजीशन की, यानी कि जो इवैक्यूएंट एनिमा में पोजीशन क्या होगी, रिटेंड एनिमा में पोजीशन क्या होगी, पोजीशन दोनों में क्या होगी, सेम होगी, क्या होगी, सेम होगी। क्या पोजीशन देते हैं, पोजीशन की बात करें तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, या कह सकते हैं कौन सी पोजीशन, सिम्स पोजीशन, क्या देते हैं, इसमें पोजीशन क्या है, सेम है। बात करें हाइट की बात करें तो 18 इंच देते हैं, इसमें रिटेन के अंदर हाइट की बात करें तो 8 इंच पे सॉल्यूशन को हैंग करते हैं। एंड पोजीशन की बात करें तो लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन देते हैं, इसमें भी क्या रिटेन के अंदर भी क्या देते हैं, लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन देते हैं। देखिए सिम्स पोजीशन देखनी है तो आपको दिख रही होगी ऊपर इस स्पीकर के अंदर आप सिम्स पोजीशन देख सकते हैं, ठीक है, सिम्स पोजीशन। अब बात कर लेते हैं इसके टेम्परेचर की, इसमें टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर होता है, एडल्ट के अंदर बात करें तो एडल्ट के अंदर पूछता है आपसे टेम्परेचर, वो होता है 105 से लेकर के 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना होता है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड चाइल्ड के अंदर पूछता है, चाइल्ड के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, तो चाइल्ड के अंदर टेम्परेचर होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या रहता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें टेम्परेचर पूछता है, इसमें टेम्परेचर क्या रहता है, तो एज ए नॉर्मल टेम्परेचर, क्या रहता है, एज ए नॉर्मल टेम्परेचर। तो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उस हिसाब से क्या रहता है, इस एनीमा का टेम्परेचर रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। आगे वो समझ में, चलिए कुछ नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नोट पॉइंट क्या है, जैसे कि क्लिस्माफिलिया, क्लिस्माफिलिया क्या होता है, एनिमा के समय में क्या होना, सेक्सुअल प्लेजर आना, क्या कहलाता है, क्लिस्माफिलिया कहलाता है। यानी कि सेक्सुअल प्लेजर ड्यूरिंग एनिमा क्या कहलाता है, क्लिस्माफिलिया कहलाता है। यानी तो एक होता है के एक्सलेट, क्या के एक्सलेट एनिमा, इसका यूज क्या करते हैं, टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनता है, कभी कभी एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाता है
कि हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा एनिमा यूज करते हैं, तो होता है के एक्जेलेट एनिमा। कौन सा? के एक्जेलेट एनिमा। नोट कर लेते हैं। क्लिस्माफिलिया क्या होता है? सेक्सुअल प्लेजर ड्यूरिंग एनिमा। एंड के एक्जेलेट एनिमा किसके लिए यूज करते हैं? टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया क्या होता है? पोटेशियम लेवल का बढ़ जाना ब्लड के अंदर, क्या कहलाता है? हाइपरकैलेमिया कहलाता है। एंड बात कर लेते हैं इसमें कुछ नर्सिंग इंटरवेंशन बनते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होते हैं? नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो जैसे भी आप पेशेंट को एनीमिया क्या करते हैं, हम इंसर्ट कर दें, उस दौरान इसको एब्डोमिनल क्रैम्प आते हैं, तो हमें क्या करना है? प्रोसीजर को क्या करना है? टेम्पररी स्टॉप कर देना है। फिर क्या करना है? थोड़ी देर बाद उसको क्या करना है? स्टार्ट कर देना है। लेकिन जो एनीमिया की हाइट है उसको क्या कर देना है? डिक्रीज कर देना है। अगर उस पर्सन को जिसको हम एनीमिया दे रहे हैं उसको सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प हो रहे हैं, तो हमें क्या कर देना है? उसको स्टॉप कर देना उस प्रोसीजर को। ठीक है। स्क्रीन पर मत है। एनर्जी इंटरवेंशन की बात करें तो इफ क्या हो रहा है? एब्डोमिनल क्रैम्प अगर हो रहे हैं तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है कि टेम्परेरी क्या करना है? स्टॉप कर देना प्रोसीजर को एंड डिक्रीज द हाइट ऑफ एनीमिया। एनीमिया की हाइट को क्या कर देना है? डिक्रीज कर देना है। अगर एब्डोमिनल क्रैम्प क्या हो रहे हैं? सीवियर हो रहे हैं। इफ एब्डोमिनल क्रैम्प क्या हो रहे हैं? सीवियर हो रहे हैं। सीवियर, तब क्या करना है हमें? स्टॉप द प्रोसीजर। अगर हमें एब्डोमिनल क्रैम्प क्या हो रहा है? सीवियर हो रहे हैं, तो हमें स्टॉप कर देना प्रोसीजर को। यहाँ तक आपको, मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो भी डाउट हो उन्हें कमेंट करना। थैंक यू टू ऑल।